ये किस्सा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो लगभग 40 साल पहले मेरे ताऊजी के साथ घटा था। मेरे ताऊजी और उनका एक दोस्त काम के सिलसिले से राजस्थान गए थे। वो दिल्ली से सुबह निकले और शाम को उस जगह पहुंच गए। जब उनका काम खत्म हुआ तो वो दोनों वहां के मशहूर गोरखनाथ के मंदिर में दर्शन करने चले गए। उन्होंने सोचा कि वो आज की रात मंदिर के पास बनी एक धर्मशाला में बिताएंगे और सुबह वापस दिल्ली चले जाएंगे। वो धर्मशाला बहुत बड़ी थी और वहां सोने के लिए फर्श पे गद्दे बिछाए हुए थे। वो दोनों अपने अपने गद्दों पे जाके लेट गए। उस दिन उस धर्मशाला में ज्यादा लोग नहीं थे। वहां काम करने वालों ने बताया कि यहाँ त्योहारों के समय बहुत भीड़ होती है, लेकिन बाकी दिन यहाँ कम ही लोग आते हैं। मेरे ताऊजी और उनके दोस्त लेटे ही थे कि अचानक बाहर बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। तभी किसी ने धर्मशाला के दरवाजे पर दस्तक दी। उस समय रात के 1 बज रहे थे। वहां का गेट कीपर नींद से उठा और दरवाजा खोलने गया। उसने देखा बाहर एक लंबा और पतला सा आदमी खड़ा था। वो आदमी बारिश और तूफान से बचने के लिए अंदर आना चाहता था। उसकी दाढ़ी इतनी ज्यादा लंबी थी कि उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। वो आदमी बोला, मुझे अंदर आना है। इस धर्मशाला में जितनी भी भगवानों की तस्वीर है उनको हटा दो, तभी मैं अंदर आ पाऊंगा। चौकीदार को लगा कि वो कोई नशेड़ी है। वो बोला, तुझे आना है तो आ, वरना यहाँ से चला जा। वो आदमी बहुत गुस्से में कुछ बड़बड़ाता हुआ अंदर आ गया। वो मेरे ताऊजी के बगल वाले गद्दे पे आके लेट गया। ताऊजी बताते हैं कि उस आदमी में से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे किसी मरे हुए जानवर में से आती है। वो लेटा लेटा भी कुछ बड़बड़ा रहा था। वो गंदी गंदी गालियां भी दे रहा था। थोड़ी देर बाद धर्मशाला में सब लोग सो चुके थे। अचानक से ताऊजी की आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुली। ताऊजी ने देखा कि वो आवाज़ उसी अजीब आदमी की तरफ से आ रही थी। फिर ताऊजी ने जो देखा उसे देख के तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि उस आदमी के हाथ पैर धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे और उसमें से हड्डियों के टूटने जैसी आवाज़ भी आ रही थी। ताऊजी ने सबको नींद से उठाया और वो भयानक दृश्य दिखाया। ये देख के सब लोग दंग रह गए थे। कुछ लोग भाग के गए और पंडित जी को लेके आए। पंडित जी भी उसे देख के हैरान थे। पंडित जी ने उस आदमी पे गंगा जल छिड़का। ऐसा होते ही वो तड़पने लगा। वो बहुत तेज वहाँ से भाग गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो तो बिल्कुल हवा की तरह गायब हो चुका था। ये सब होने के बाद सब लोग अंदर जाके सो गए। उनकी सुरक्षा के लिए पंडित जी भी उस रात धर्मशाला में ही रुके। अगले दिन ताऊजी और उनके दोस्त वापस दिल्ली आ गए। मेरे ताऊजी के साथ और भी बहुत डरावने किस्से हुए हैं, लेकिन वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। ये बात है जोराबागन नाम की एक जगह की, जो कि कोलकाता में है। ये जगह अपने पुलिस स्टेशन की वजह से बहुत मशहूर है और यही है जोराबागन ट्रैफिक गार्ड, जहां ये सारी घटना घटी। जोराबागन ट्रैफिक गार्ड हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग एक पुलिस बैरक है और यहाँ पुलिस के जवान रहते हैं। जब एडिशनल चीफ ऑफ पुलिस तमे चौधरी यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसे सुन के वो भी दंग रह गए। उन्हें पता चला कि एक जवान ने इस बैरक से ट्रांसफर ले लिया था, क्योंकि वो यहाँ वास करने वाले भूत से बहुत डर चुका था। उस अदृश्य शक्ति की वजह से उसका जीना मुश्किल हो चुका था। वो कई रातों से ढंग से सोया तक नहीं था। ये सब होने के बाद बाकी पुलिस जवानों ने भी भूत की मौजूदगी की बात मानी। उनके मुताबिक रात के समय बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के बैरक में कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें होती जिनको समझना मुश्किल था। रात के लगभग 2-3 बजे रोज कोई सोते हुए जवानों के सिर पे मार के जाता, लेकिन जब वो नींद से उठते तो आस पास कोई भी नहीं होता। कुछ जवानों ने बताया कि सोते समय उन्हें किसी औरत के गाने की आवाज आती है, लेकिन वो क्या और किस भाषा में गाती है ये उन्हें समझ नहीं आता। उन्होंने ये भी बताया कि रात को सोते समय उन्हें छाती पे बड़ा अजीब सा भारीपन महसूस होता है, मानो कोई उनकी छाती पे बैठा हो। कभी कभी
कुछ जवानों को दरवाजे पे दस्तक की आवाज भी आती और बाकियों को किसी के चलने की आवाज आती। एक बार एक पुलिस जवान ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो जवान रात के समय सो रहा था, तभी अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसकी बगल में एक बच्चा सो रहा था जो कि अचानक ही गायब हो गया। किसी जवान के साथ कुछ हुआ तो किसी के साथ कुछ और, लेकिन एक बात सबने मानी कि वहां के माहौल में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। वहां रहने वाले जवानों को ऐसा लगता कि कोई उन्हें हमेशा देखता रहता हो। इंस्पेक्शन के कुछ दिनों के बाद डिटेक्टिव्स ऑफ सुपरनैचुरल नाम की एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम, जो कि उस वक्त कोलकाता पुलिस के साथ काम कर रही थी, वहां पहुंची। वो टीम वहां 2 बार आई और शाम के 7 बजे से सुबह के 4 बजे तक रुकी। लेकिन जैसा कि सब भूतों की घटनाओं में होता है, उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। लेकिन उन्होंने पाया कि बिल्डिंग की छत पे एक टेलीकॉम टावर था जिसमें से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकल रही थी। उनके मुताबिक इस रेडिएशन की वजह से सोने में दिक्कत और स्लीप पैरालिसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंसानों को भ्रम हो सकते हैं और वो चीजें भी दिख सकती हैं जो कि असल में नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली इसे ही हाल में हुई सारी घटनाओं की वजह माना, लेकिन वो जवान जिन्होंने ये सब कुछ अनुभव किया आज भी मानते हैं कि वो सब कुछ एक नेगेटिव शक्ति की वजह से हुआ था। आपका क्या मानना है? क्या उस पुलिस बैरक में सच में भूत था या ये सब बस एक भ्रम था जिसे वहां के टीवी टावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने बनाया था? ये घटना साल 2001 की है। ये बात जब की है जब मैं लगभग 20 सालों के बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। मेरा बचपन गांव में ही बीता, लेकिन जब मैं 14 साल का था तो पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। गांव के लोगों को छोड़ के दिल्ली में आना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ये हमारी मजबूरी भी थी। लगभग 20 सालों के बाद एक दिन मेरे पास मेरे गांव के दोस्त का फोन आया। उसने मुझे बताया कि अगले महीने उसकी बेटी की शादी है और वो चाहता है कि मैं भी उस शादी में आऊं। उसने कहा कि इसी बहाने इतने सालों के बाद मिलना भी हो जाएगा। मैंने भी उसकी बात मान ली। शादी से 1 हफ्ते पहले मैं अपने गांव के लिए निकल गया। मैं शाम 7 बजे ट्रेन में बैठ गया। जिस ट्रेन में मैं बैठा था वो पहले ही 3 घंटे लेट थी और बीच बीच में रुकने की वजह से वो 1-2 घंटे और लेट हो चुकी थी। जब मैं गांव के स्टेशन पे पहुंचा तो रात के 1 बज चुके थे। उस गांव में ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे। उस स्टेशन पे उतरने वाला मैं अकेला ही था। वो स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। वहाँ ऐसा अंधेरा और सन्नाटा था कि मानो समय भी थम गया हो। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आस पास कोई भी नहीं था। उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। तभी मैंने देखा कि कोई आदमी लालटेन लेके मेरी तरफ आ रहा था। वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। वो एक 40-50 साल का आदमी था। उसने मुझसे पूछा, आप कौन हो और इस समय आप यहाँ कैसे? मैंने उसे सब बता दिया। वो बोला, साहिब, मैं एक टांगे वाला हूँ। मैं पास में ही अपने टांगे में सो रहा था। ट्रेन की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई और फिर मैंने आपको देखा। इस समय यहाँ रुकना ठीक नहीं। यहाँ बहुत लुटेरे हैं। साहिब, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है। मैं आपको छोड़ के आऊँगा। मैंने उस टांगे वाले को अपने दोस्त का नाम बताया। उसने कहा कि वो उसका पता जानता है। उसने मुझे अपने टांगे में बिठाया और टांगा चलाने लगा। मैं उनसे बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज रात आप मुझे नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो टांगे वाला हंसते हुए बोला, साहिब, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। आप सिर्फ अपने दोस्त के ही नहीं, हमारे भी मेहमान हैं। उस टांगे वाले ने बताया कि मंजिल तक पहुंचने में हमें 1 घंटा लगेगा। उस टांगे वाले ने अपने टांगे पे नीला पेंट करवाया हुआ था और उसने टांगे के पीछे अपना नाम भी लिखवाया हुआ था। उसका घोड़ा काले रंग का था और वो बहुत तगड़ा भी था। वो टांगे वाला बोला, रास्ता बहुत लंबा है। जब तक आपके दोस्त का घर नहीं आ जाता, क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगे? मैं उस वक्त बहुत थका हुआ था, साथ ही साथ मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन उस टांगे वाले का दिल रखने के लिए
मैंने कहानी सुनने के लिए हाँ कह दिया। उस टांगे वाले ने कहानी सुनाना शुरू किया। कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जो झाड़ फूक और जादू टोना किया करती थी। जब गांव में कोई बीमार होता तो वो उसी औरत के पास जाता। कभी कभी तो उस औरत ने उन लोगों का भी इलाज किया था जिन्हें बड़े बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। वो औरत गांव के लोगों का भविष्य भी बताती थी, लेकिन इन सब के बदले वो उन लोगों से कुछ लेती भी थी। वो उन लोगों से उनके बच्चों के खून की कुछ बूंदें चढ़ावे के तौर पर मांगती थी। लोगों का कहना था कि उस खून से वो अपनी शक्तियां बढ़ाती थी। कुछ लोग ये भी कहते थे कि उस खून के चढ़ावे से वो अपनी उम्र बढ़ाती थी। ये सब कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय के बाद वो औरत अचानक से गायब हो गई। पता चला कि उस औरत ने खुद को अपने झोपड़े में बंद करा हुआ था। रात के समय उस झोपड़े से अजीब अजीब आवाजें आती। वहां से कभी चीखने चिल्लाने की तो कभी हंसने की आवाज आती। कुछ लोगों से पता चला कि वो औरत काले जादू में पूरी तरह डूब के पागल हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद उस झोपड़े से आवाजें आनी बंद हो गईं। एक शाम गांव के कुछ लोगों ने उस औरत के झोपड़े का दरवाजा तोड़ के अंदर जाने की कोशिश की। उन लोगों को शक था कि उस बुढ़िया की मौत हो चुकी होगी और उसकी लाश अंदर सड़ रही होगी। जैसे ही उन लोगों ने दरवाजा तोड़ा, उन्हें बहुत तेज बदबू आई, जैसे किसी सड़ती हुई लाश में से आती है। उन लोगों ने देखा कि उस जगह बहुत से छोटे जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी। उन्हें देख के ऐसा लगता जैसे किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। फिर उस झोपड़े के अंधेरे कोने में उन्हें वो औरत दिखाई दी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रह गई थी। वो दिखने में बहुत डरावनी हो चुकी थी। उसकी चमड़ी बहुत काली और आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। उसने कोई कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और उसके होठों पे खून भी लगा हुआ था। ऐसा लगता मानो उस औरत के खोखले शरीर में कोई और आत्मा रहने आ गई हो। इससे पहले वो लोग कुछ सोच पाते, उस औरत ने उन पे हमला कर दिया। कहा जाता है कि उस औरत ने अपने नाखूनों और दांतों से उन लोगों का गला काट दिया और उनका खून पिया। उनमें से एक आदमी वहां से जिंदा बच पाया था और उसने सारी कहानी गांव वालों को बताई। ये सब सुन के गांव के लोग बहुत डर गए थे। अब उस गांव में एक ऐसे शैतान की दहशत थी जिसने एक ऐसे शरीर पे कब्जा किया हुआ था जो कभी इन गांव वालों के लिए एक फरिश्ते जैसी थी। वो औरत तंत्र मंत्र के उन आयामों में चली गई थी जो इंसानों के काबू से बाहर हैं। इसी वजह से उसने गलती से एक ऐसे शैतान को अपने शरीर में आने का मौका दे दिया जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन था। कहा जाता है उस दिन के बाद से कई लोगों ने उस औरत को जंगल के इलाके में देखा और कई उसका शिकार भी बने। उस टांगे वाले की कहानी सुन के मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन मैंने उसे अपने चेहरे पे नहीं आने दिया। वो टांगे वाला बोला, साहिब, लगता है कि आप भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते। मैं बोला, तुम्हारी कहानी तो अच्छी थी, लेकिन मैं इन अंधविश्वासों को बिल्कुल भी नहीं मानता। ये सब बातें बस गांव वालों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। वो टांगे वाला बोला, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि उस औरत का क्या हुआ? मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। वो टांगे वाला बोला, वो तांत्रिक औरत जिसमें एक शैतान की आत्मा का वास था, दिन ब दिन शक्तिशाली होती जा रही थी। उसका जिस्म भी बहुत बदल चुका था। वो किसी जानवर की तरह चलती। गांव वाले उससे तंग आ चुके थे क्योंकि वो उनके पशुओं को मार डालती या कभी कभी उनको अपने साथ ले जाती। ऐसे ही एक दिन एक किसान शाम के समय टांगे से आ रहा था। उसके पास कुछ खेती के औजार भी थे। ठंड का मौसम होने की वजह से अंधेरा भी बहुत हो चुका था। अचानक उस टांगे वाले ने टांगा रोक दिया। टांगे में सवार उस किसान ने पूछा, क्या हुआ? तुमने यूं अचानक टांगा क्यों रोक दिया? टांगे वाला बोला, बाबूजी, आगे रास्ते पे कोई लेटा हुआ है। अंधेरे की वजह से मुझे साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन वहां कोई तो है। वो किसान जो टांगे में बैठा हुआ था बहुत लंबा चौड़ा था। वो बोला, तुम यहीं रुको और मेरे औजारों का ध्यान रखना। मैं अभी देख के आता हूं कि आगे ये कौन लेटा हुआ है। वो किसान टांगे से उतर के जाने लगा। जैसे जैसे वो उस चीज के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे ही हवाएं भी तेज होती जा रही थी। वो किसान जब उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक औरत है जो मुंह के बल लेटी हुई थी। उसके बाल और नाखून बहुत लंबे थे। वो टांगे वाला भी उनके पीछे पीछे आ गया था।
उस टांगे वाले ने जैसे ही उस सड़क पे लेटी औरत को देखा, वो समझ गया कि वो वही औरत है जिसने गांव में आतंक मचा रखा है। वो टांगे वाला चीखा, साहिब वापिस आ जाइए, वो औरत एक शैतान है। उस किसान का ये सुनना ही था कि अचानक उस औरत ने किसान पे हमला कर दिया। वो एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी और उसका गला दबाई जा रही थी। तभी वो टांगे वाला भागते हुए आया और उस औरत को धक्का दे दिया। अब वो हैवान टांगे वाले के पीछे पड़ गई थी। वो अपने दांतों से उस टांगे वाले का गला काटने लगी। वो टांगे वाला खूनम खान हो चुका था और बहुत तड़प रहा था। तभी वो किसान अपने औजारों में से एक कुल्हाड़ी लेके भागता हुआ आया और उसने उस शैतान का सिर काट के अलग फेंक दिया। उस चुड़ैल का सारा ध्यान उस टांगे वाले का गला काटने और उसका खून पीने में था। इसी गलती की वजह से उस किसान को मौका मिला। उस किसान ने टांगे वाले की जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। उस टांगे वाले का कोई परिवार ना होने की वजह से गांव के लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। गांव के पंडित जी ने उस औरत का भी अंतिम संस्कार किया। उसकी लाश को खेत में ही जलाया गया। उस दिन के बाद से गांव में वापस शांति फैल गई। उस टांगे वाले की कहानी खत्म होते होते मेरे दोस्त का घर भी आ चुका था। मैंने उसे शुक्रिया कहा। मैंने उसे किराया देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो बोला, इस गांव में हम अपने मेहमानों से पैसे नहीं लेते। मैंने भी उसका सम्मान करते हुए ज़्यादा जिद नहीं की और उसका शुक्रिया करके वहां से चला गया। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त को सब बताया कि कैसे मुझे रात को वो टांगे वाला मिला। मेरा दोस्त बोला, जैसा टांगा और टांगे वाले का हुलिया तुम बता रहे हो, ऐसा तो इस गांव में कोई भी नहीं है। वैसे भी अब तो इस गांव में रिक्शे ही चलते हैं और टांगे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिस औरत की कहानी तुमने बताई वो मैंने भी गांव के बड़े बुजुर्गों से सुनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो टांगे वाला कौन था। 2 दिन के बाद मैं शादी अटेंड करके वापस जा रहा था। मैं शाम के समय ट्रेन से जा रहा था। जैसे ही ट्रेन चलनी चालू हुई, मैंने देखा कि शाम के हल्के अंधेरे के बीच दूर एक टांगे वाला लालटेन लेके खड़ा हुआ है। मैंने उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि वो तो वही टांगे वाला था जो मुझे उस दिन मिला था। मैं उसे देख के उसकी ओर हाथ हिलाने लगा, लेकिन वो तो ऐसे खड़ा था जैसे उसमें कोई आत्मा ही ना हो। मैंने देखा कि उसके गले पे चोट के निशान थे। ट्रेन आगे बढ़ने लगी और वो गांव का टांगे वाला और उसका टांगा वहीं रह गए। मैं एक गढ़वाली हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं 20 साल का था। उस समय गांव में हमारा एक छोटा सा मकान था। एक दिन मेरे पिताजी गांव की एक शादी में गए हुए थे। उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को खेत और मकान का ध्यान रखने के लिए कहा। हमने भी रात 10 बजे तक खेतों की रखवाली की और उसके बाद हम वापस घर आ गए। उसके बाद हम दोनों खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद हमने पानी पीने के लिए मटके में देखा तो पता चला कि पानी तो खत्म हो चुका था। हम दोनों पानी लाना ही भूल चुके थे। हम दोनों गांव के कुएं से पानी लाने के लिए जाने लगे। तभी माँ ने हमें जाने से मना कर दिया। वो बोली, इस समय कुएं पे जाना ठीक नहीं, तुम अब कल ही जाना। मैं बोला, माँ तुम भी फालतू में टेंशन लेती हो। अपने गांव में हमें क्या खतरा हो सकता है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। उन्होंने हमें बहुत मना किया और ये भी बताया कि आज अमावस की रात है। आज आत्माओं की शक्ति अपने चरम पे होती है। लेकिन हम ठहरे गरम खून, हम कहाँ उनकी बात मानने वाले थे। हमने मटके उठाए और वहां से निकल गए। वो कुआं गांव से 2-3 किलोमीटर दूर था। उस दिन सच में बहुत अंधेरा था। अगर आप भी गांव में रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि गांव में रात के समय कैसा अंधेरा होता है। गांव में चांद की रोशनी का ही सहारा होता है और आज वो भी नहीं था। हम जैसे तैसे वहां पहुंचे और पानी भरने लगे। तभी ना जाने कहां से कोई हमारी तरफ आने लगा। वो अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। जब वो पास आया तो हमने देखा कि उसने खुद को एक शॉल से ढका हुआ था। हमें बस उसकी आंखें ही दिख रही थी। उसकी आंखें बहुत अजीब थी। ऐसा लगता जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो।
उसकी आंखें लाल हुई पड़ी थी। वो था भी बहुत लंबा। उसने हमसे कहा, मुझे माचिस चाहिए। इत्तेफाक से मेरे पास माचिस थी। मैंने उसे माचिस की डिब्बी दे दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कोई बीड़ी या सिगरेट नहीं जलाई। वो बस माचिस जलाता और उसे देखता जाता। जैसे ही एक माचिस खत्म होती वो अगली जला लेता। फिर वो बोला, आज बहुत ठंड है, क्या मैं तुम्हारे मकान में सोने आ जाऊं? उसकी ये बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन हम दोनों थोड़ा सहमे भी हुए थे। फिर वो बोला, तुमने मुझे मना किया तो मैं खुद को जला डालूंगा। हमें अब लगने लगा था कि हो ना हो वो पक्का कोई नशेड़ी है। हमने उसे गुस्से से देखा और वहां से जाने लगे। हम लगभग 15 मीटर ही चले होंगे कि तभी मैंने देखा कि अचानक पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। जैसे ही हम पीछे मुड़े तो हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमारे होश उड़ा दिए। मैंने उस दिन अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य देखा। हमने देखा कि वही आदमी हम दोनों की तरफ भागा चला आ रहा था और उसका पूरा बदन आग में जल रहा था। ऐसा लगता जैसे वो एक चलती फिरती लाश हो जो अपनी जलती हुई चिता से भाग के यहाँ आ गई हो। हमने भी अपने मटके फेंके और बहुत तेज भागने लगे। लगभग 5 मिनट के बाद हमने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हम अपने घर पहुंचे और माँ को सब बताया। उन्हें भी लगा कि वो कोई नशेड़ी होगा, लेकिन अगले दिन गांव वालों को वहां कोई लाश या जलने का सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों ने उसे हमारा वहम माना तो कुछ ने माना कि वो कोई पागल होगा जिसने अपने आप को जला लिया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हो ना हो वो एक साया था। मेरा नाम पंकज है और ये घटना मेरे साथ 15 साल पहले हुई थी। ये बात उस समय की है जब मैं एक कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में था। एक बार मुझे कंपनी के काम की वजह से मध्य प्रदेश जाना था। मैं वहां अपनी बाइक से ही जा रहा था। मुझे वहां शाम तक काम खत्म करके वापस आना था। लेकिन जैसे ही शाम को मैं वहां से फ्री हुआ तभी अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि अब बाइक चलाना नामुमकिन था। मैंने 2 घंटे तक बारिश रुकने का इंतजार किया, लेकिन वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब रात भी हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि वापस जाने का कोई फायदा नहीं। मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। मैं उस इलाके में कोई सस्ता सा होटल ढूंढ रहा था, क्योंकि उस समय मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। लगभग आधे घंटे तक ढूंढने के बाद मुझे एक होटल मिल ही गया। वो बहुत पुराना और छोटा सा होटल था। वहाँ के मालिक ने मुझसे एक रात के लिए 200 रुपये लिए और मुझे कमरे की चाबी दे दी। 200 रुपये के हिसाब से वो कमरा इतना बुरा भी नहीं था। मैंने इससे पहले इससे भी ज़्यादा गंदे होटलों में रात काटी थी। मैंने अपना सामान कमरे में फेंका और नहाने चला गया। नहाते हुए मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं नहाने के बाद बाहर आया तो देखा कि मेरा सारा सामान फैला हुआ था। मुझे अच्छे से याद था कि ये सब सामान तो मैंने बैग से निकाला ही नहीं था, लेकिन इस बात पे ध्यान ना देते हुए मैं खाना खाने चला गया। बारिश अभी भी बहुत तेज थी। खाना खा के मैं वापस अपने कमरे में आके सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी आंख पानी बहने की आवाज़ से खुल गई। वो आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैंने जाके देखा तो पता चला बाथरूम का नल खुला हुआ था। ये बहुत अजीब बात थी। आखिर वो नल खुल कैसे सकता था? मैंने उसे बंद किया और फिर सोने चला गया। रात के करीब 3 बजे मेरी आंख दोबारा खुली। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई मुझे बहुत देर से सोते हुए देख रहा हो। तभी अचानक से मुझे किसी की हल्के हल्के हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरे बेड के नीचे से ही आ रही थी। अब मैं बहुत डर चुका था। मैंने घबराते घबराते बेडशीट को उठा के बेड के नीचे नज़र मारी। मैंने जो बेड के नीचे देखा उसे देख के तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। उस बेड के नीचे लगभग 6 फुट का एक अजीब सा आदमी था। उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे और उसके पूरे शरीर पे कोई बाल नहीं थे। उसकी हंसी बहुत भयानक थी।
जैसे किसी ने ब्लेड से काट के उसके चेहरे पे मुस्कान बनाई हो। मैं इतना सहम गया था कि मैं भाग के उस कमरे से बाहर गया। मुझे वो होटल का मालिक रिसेप्शन पे सोता हुआ मिला। मैंने उसे थप्पड़ मार के उठाया और उसे बहुत गालियां दी। मैंने उसे सब बताया और उसकी घटिया होटल सर्विस के लिए उसे बहुत सुनाया। वो आदमी ऊपर गया और उस अजीब से दिखने वाले आदमी को बेड के नीचे से निकाल के लेके आया। उस होटल के मालिक ने बताया, ये एक पागल है और यहाँ ऐसे ही घूमता रहता है। ना जाने कब में ये आपके कमरे में घुस गया। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरा सामान फैलाने वाला और बाथरूम का नल खोलने वाला यही था। मैंने वहाँ बाकी की रात काटी और अगले दिन वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद से मुझे होटल में अकेले सोने में डर लगता है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसके सच होने का तो किसी के पास कोई सबूत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ों पे ये कहानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को बताई जाती आ रही है। ये कहानी कुछ ऐसे है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक नेपाली लड़का काम की तलाश में अपना गांव छोड़ के असम के लिए निकला। उसने सोचा कि वो किसी होटल में काम करेगा और पैसे जोड़ने के बाद अपने खुद का काम शुरू करेगा। वो असम के लिए निकल पड़ा। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। उन्हें एक बहुत लंबी मंजिल तय करनी थी। वो कभी किसी की बैलगाड़ी में जाते तो कभी उन्हें पैदल ही जाना पड़ता। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद जैसे तैसे वो असम पहुंच ही गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने रुकने के लिए कोई जगह की तलाश की। लगभग रात के 10 बजे उन्हें एक टूटा फूटा लकड़ी का मकान मिला। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। वो लगभग 80-90 साल का था। वो लड़का उस आदमी से बोला, हम अभी अपने गांव से यहाँ पहुंचे हैं, हमें रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। वो बूढ़ा बिना किसी बहस के मान गया। उसने उन दोनों को एक कमरा दे दिया। जंगलों के पास होने के कारण उस इलाके में बहुत अंधेरा था, इसलिए उस मकान के मालिक ने मकान में मिट्टी के दिए जलाए हुए थे। इसके बावजूद भी वहां कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। वो दोनों लड़के अपने गद्दों पे जाके लेट गए। जब उनकी आंखें वहां के अंधेरे के हिसाब से ढल गईं, तो उन्होंने कुछ बड़ा अजीब देखा। उन्होंने देखा कि उस कमरे में बहुत सी भयानक तस्वीरें टंगी हुई थी। वहां लगभग 7 ऐसी तस्वीरें थी। वो दिखने में बिल्कुल असली लगती, जैसे कि वो उनको ही देख रही हूं। उन तस्वीरों में बहुत भयानक राक्षस और भूत बने हुए थे। उनमें से एक चित्र बिल्कुल उस बूढ़े जैसा लगता जो कि उस मकान का मालिक था। उसमें उसके चेहरे पे एक भयानक मुस्कान थी। वो दोनों ये सब देख के बहुत सहम गए थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से नींद आई। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें पता चला कि वो 7 तस्वीरें जो उन्होंने रात के अंधेरे में देखी थी, असल में वो 7 खिड़कियां थी। ये बात उस वक्त की है जब मैं 16 साल का था। मैं जिस देश से हूँ वहाँ के लोग जंगलों में कैंपिंग करना बहुत पसंद करते हैं। मैं और मेरे 3 दोस्त सैम, एलेक्स और जॉन हर साल गर्मियों की छुट्टियों में एक कैबिन में जाते थे। वो कैबिन एलेक्स के अंकल का था। वो हर साल हमें अपने साथ उस कैबिन में लेके जाते थे। वहाँ हम मछलियाँ पकड़ते, जंगलों से लकड़ियाँ लाते, आग जलाते और पार्टी भी करते। शहर से दूर जंगलों में रहने का मजा ही कुछ और था। वो कैबिन शहर से बहुत दूर एक घने जंगल में था। वो कैबिन लकड़ी का बना हुआ था और उसमें 3-4 कमरे भी थे। जब हम चारों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो हम हर साल की तरह उस कैबिन में जाने की तैयारियों में लग गए। हम एलेक्स के अंकल के पास गए और उनसे चलने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि हर साल वो खुद सामने से हमसे चलने के लिए कहते थे। एलेक्स अपने अंकल से बोला, क्या हुआ अंकल, आप इस साल कैबिन क्यों नहीं जा रहे? उसके अंकल बोले, तुम सबके सवालों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। बस इतना जान लो कि अब वहां जाना ठीक नहीं। तुम लोग कहीं और घूमने चले जाओ। इतना कहते ही
उन्होंने गेट बंद कर दिया। हम चारों इस बात से बहुत निराश थे कि अब हमें उस कैबिन में जाने को नहीं मिलेगा। तभी जॉन बोला, क्यों ना हम सब अपने घरों में ये कह दें कि हम जंगलों में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं और वहां से उस कैबिन के लिए निकल जाएं। इसी बात पे सैम बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम उस कैबिन की चाबी कहां से लाएंगे? एलेक्स बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, अंकल ने कैबिन की डुप्लीकेट चाबी मेरे घर पे रखवाई हुई है। हम सब इस प्लान से बहुत खुश थे। अगले दिन हम अपने अपने घरों में कैंपिंग का बहाना मार के उस कैबिन के लिए निकल पड़े। हम सब में से सिर्फ जॉन 18 साल का था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था। हम तीनों उसी एक गाड़ी से जा रहे थे। हम दोपहर को निकले और शाम होते होते उस कैबिन पे पहुंच गए। जंगल का वो इलाका बिल्कुल सुनसान था, वहां शायद ही कोई आता जाता होगा। हमने कैबिन के पास अपनी गाड़ी लगा दी और कैबिन का ताला खोल के अंदर चले गए। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हमने जल्दी से कैबिन की थोड़ी सफाई की और अपना सारा सामान कमरों में रख दिया। हम अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान, कंबल, लाइटर, टॉर्च और कुछ बर्तन भी लेके आए थे। उस कैबिन की बिजली जनरेटर से चलती थी। हमने जनरेटर में डालने के लिए डीजल के कैन को देखा तो पता चला कि उसमें थोड़ा ही डीजल बचा था। हम अपने साथ डीजल लेके भी नहीं आए थे। हमने वो बचा हुआ डीजल जनरेटर में डाला और उसको स्टार्ट कर दिया। कैबिन की सारी लाइटें और पंखे चल चुके थे। हमने कैबिन में थोड़ा आराम किया और फिर आग जलाने के लिए बाहर चले गए। हम उसी आग के चारों ओर बैठे हुए खाना पका रहे थे। खाना खाने के बाद हम वहीं बैठे बैठे बातें कर रहे थे। एलेक्स हमें भूतों की कहानियां सुना रहा था। तभी जॉन बोला, ये सब बकवास की बनी बनाई कहानियां हैं, मैंने तो आज तक किसी भूत को नहीं देखा। इसके जवाब में एलेक्स बोला, क्या पता आज तुम्हारा जैकपॉट लग जाए और कोई चुड़ैल तुमसे लिपट जाए। जॉन बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, सिंगल रहने से अच्छा तो कोई चुड़ैल ही मिल जाए। अच्छा, मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ, क्या किसी को चलना है? एलेक्स बोला, क्यों, अकेले जाने से डरते हो क्या? जॉन ने कहा, डर? कौन डर रहा है? मैं तो किसी से नहीं डरता, मत चलो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। जॉन चला गया और 5-10 मिनट बाद भागता हुआ वापस आया। वो बहुत डरा हुआ था और पसीनों में भीगा हुआ था। मैं बोला, क्या हुआ जॉन, तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? जॉन बोला, जब मैं नदी के पास के पेड़ के नीचे हल्का हो रहा था तभी मुझे नदी में कुछ दिखाई दिया। चांद की हल्की रोशनी में मुझे पानी में कुछ तैरता हुआ नजर आया। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे उसकी आंखें और बाल भी दिखाई दिए। वो एक इंसान का सर था। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे ही देख रहा हो। इस वजह से मैं भाग के वापस आ गया। तभी सैम बोला, तुम पिछले 1 घंटे से एलेक्स की डरावनी कहानियां सुन रहे हो, इसी वजह से तुम्हें किसी तरह का भ्रम हुआ होगा। रात के समय कुछ पक्षी जैसे कि बगुले मछलियों का शिकार करते हैं, तुमने पक्का उसी को देखा होगा। मैं समझ सकता हूं कि रात के अंधेरे में, वो भी एक जंगल में, एक मामूली सा पेड़ भी भयानक दिखाई देता है। जॉन बोला, मैं अंधा नहीं हूं, मैं जानता हूं मैंने क्या देखा। तभी बहुत तेज बिजली कड़की और थोड़े वक्त में ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम अपना सामान उठा के कैबिन में चले गए। हम सब लोग सोने की तैयारी में लग गए। तभी अचानक जनरेटर बंद हो गया। उसका डीजल सूख चुका था। जनरेटर के बंद होने के बाद बिल्कुल घुप अंधेरा हो चुका था। हम सब टॉर्च की मदद से अपने अपने बेड पे पहुंच गए। हमें सोए हुए 2 घंटे ही हुए थे कि तभी किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। कोई बहुत तेज दरवाजे को पीट रहा था। हम सब दहशत के साथ बिस्तर पे से उठे। हम लोग दरवाज़ा खोलने से भी डर रहे थे। आखिर रात के 2 बजे, वो भी इस सुनसान जंगल में कौन आ सकता था? एलेक्स और सैम ने लोहे की रोड उठा ली थी। जॉन ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। हम सब वापस अंदर चले गए। बारिश अभी भी बहुत तेज़ थी। हमें लेटे हुए 15-20 मिनट ही हुए थे कि तभी फिर से कोई दरवाज़ा पीटने लगा। अब हम बहुत सहम गए थे। हम गेट के पास जा ही रहे थे कि तभी एलेक्स बोला, रुक जाओ, यहाँ आओ,
मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने हमें खिड़की से बाहर देखने को कहा। हमने खिड़की से गेट के बाहर की तरफ देखा और वो देख के हमारे तो होश ही उड़ गए। गेट के बाहर कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति गेट को पीट रही हो। हम इतना सहम गए थे कि हम सब एक ही कमरे में जाके छिप गए। वहाँ एक एक सेकंड काटना एक एक घंटे के बराबर था। लगभग 5 मिनट के बाद दरवाजे से आवाज़ आनी बंद हो गई। हम सब बहुत डरे हुए थे। जॉन बोला, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, हम अभी यहाँ से निकल जाते हैं। सैम बोला, इतने अंधेरे में और इतनी तेज़ आंधी तूफान में गाड़ी चलाना ठीक नहीं होगा। ये जंगल है, कोई हाईवे नहीं। लेकिन जॉन गाड़ी की चाबी लेके बाहर निकल गया। वो 5 मिनट के बाद वापस आया। जॉन को देख के लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा निकाल ली हो। मैंने जॉन से पूछा, क्या हुआ जॉन? जॉन बोला, हमने जहाँ गाड़ी खड़ी की थी वो अब वहाँ नहीं है, वो तो गायब हो चुकी है। जॉन की ये बात सुन के हम सब बहुत डर चुके थे। ऐसा लगता जैसे ये आज हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। हम सब एक ही कमरे में गद्दे बिछा के लेट गए। हम सोच रहे थे कि कब सुबह होगी और कब हम इस जहन्नुम से जाएंगे। तभी अचानक से कैबिन के सामने वाले एक सूखे पेड़ पे बहुत तेज़ बिजली गिरी और उसमें आग लग गई। उस आग की रोशनी कैबिन तक आ रही थी। जब हम लोग बाहर देखने गए तो हमने कुछ ऐसा देखा जिसे हम आज तक भी भुला नहीं पाए हैं। उस जलते हुए पेड़ के आगे कोई खड़ा हुआ था। वो इंसान जैसा था लेकिन इंसान नहीं था। उसकी चमड़ी सफ़ेद थी। उसकी ना तो आंखें थी, ना ही कान और ना ही मुंह। उसकी आंख ना होने के बावजूद भी ऐसा लगता जैसे वो हमें ही देख रहा हो। हम सब अंदर जाके लेट गए, लेकिन उस पेड़ की आग बारिश में भी जलती रही। लेटे लेटे हमारी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन हमने देखा कि हमारी गाड़ी वापस आ चुकी है। वो वहीं खड़ी हुई थी जहां हमने उसे छोड़ा था। हम वहां से निकल गए और अपने घर पहुंच गए। शाम के समय हम एलेक्स के अंकल से मिलने गए। हमने उन्हें सारी कहानी बता डाली। एलेक्स के अंकल बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। बात यह है कि लगभग 2 महीने पहले मैं भी कैबिन में गया था। मैं कैबिन को तुम सबकी वेकेशंस के लिए तैयार करने गया था, लेकिन वहां मैंने देखा कि कैबिन का गेट पहले से ही खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो देखा वहां टोने टोटके का सामान फैला हुआ था। वहां बहुत सारी कैंडल्स भी लगी हुई थी। वहां बीचों बीच एक इंसान की खोपड़ी भी थी। वहां एक बहुत पुरानी प्राचीन किताब भी थी जिसमें शैतान को बुलाने के तरीके लिखे हुए थे। मैं समझ गया था कि यहाँ कुछ लोगों ने किसी शैतान को बुलाने की कोशिश की है। मैंने वो सारा सामान इकट्ठा किया और उसे पास की नदी में बहा दिया। मैं वहां एक रात के लिए रुका और मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी जैसे कि तुम्हारे साथ घटी थी। इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि तुम वहां जाओ। ये सब सुन के हम सब दंग रह गए थे। इस घटना के बाद कोई भी उस कैबिन में नहीं गया। लेकिन कुछ समय के बाद एलेक्स के अंकल एक चर्च के फादर को लेके उस कैबिन में गए। उन्होंने उस जगह की शुद्धि की और वापस आ गए। इसके अगले ही दिन उन फादर को हार्ट अटैक आया जिससे उनकी मौत हो गई। कुछ लोग इसे एक सामान्य मौत मानते हैं तो कुछ इस मौत को उस कैबिन से जोड़ते हैं। आपको क्या लगता है? ये बात उस समय की है जब मैं 7वीं क्लास में था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आया हुआ था। मेरी नानी का घर थोड़ा गांव साइड था। वहां मेरे कुछ कजन्स भी आए हुए थे। हम सब शाम के समय वहां पहुंचे। उस दिन बहुत बादल छाए हुए थे। वो बादल इतने ज्यादा काले और घने थे कि ऐसा लगता मानो शाम के समय ही रात हो गई हो। हम सब कजन्स बैठे हुए कैरम बोर्ड खेल रहे थे कि तभी अचानक बहुत तेज आंधी आने लगी। तभी एक जोर का धमाका हुआ और लाइट चली गई। हमने बालकनी में जाके देखा तो पता चला कि एक ट्रांसफार्मर फटने की वजह से पूरे इलाके की लाइट चली गई है। आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि थोड़ी देर के लिए भी बाहर खड़ा होना बहुत मुश्किल था। जब हम बालकनी में खड़े हुए थे तब हम में से सबसे छोटे कजन ने कहा,
वो देखो, एक भेड़िया। हम सब ने उसके इशारे की तरफ देखा, लेकिन आंधी की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हमने हंसते हुए उसकी बात टाल दी। मैंने भी मन ही मन सोचा कि ऐसे इलाके में भेड़िया कहां से आ सकता है। उसने पक्का किसी कुत्ते को देखा होगा। उसके बाद हम अंदर चले गए। हम अंधेरे में बैठे बैठे बोर हो रहे थे और हमें भूख भी लग रही थी। हमने सोचा कि हम में से 3 लोग नीचे मार्केट तक जाएंगे और कुछ खाने का सामान लेके आ जाएंगे। हमने पैसे जोड़े और मैं और मेरे साथ में 2 और कज़न मार्केट के लिए निकल गए। हमारे निकलते ही बहुत तेज बिजली कड़कने लगी और थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई। मार्केट तक जाने में 20-25 मिनट लगते थे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि एक एक कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल था। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि एक बड़ा सा काला कुत्ता हमारा पीछा कर रहा था। तेज बारिश और तूफान की वजह से वो साफ नहीं दिख रहा था। हम अब और तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। हम जैसे तैसे मार्केट तक पहुंच ही गए, लेकिन वहां लगभग सारी दुकानें बंद पड़ी हुई थी। खराब मौसम की वजह से सारी मार्केट सुनसान पड़ी हुई थी, लेकिन वहां एक छोटी सी किराने की दुकान खुली हुई थी। उस दुकान में एक 60-70 साल के अंकल बैठे हुए थे। हमने उनसे मैगी के कुछ पैकेट्स खरीद लिए। हम आपस में उस बड़े से काले कुत्ते की बात कर रहे थे। तभी वो दुकान वाले अंकल बोले, जिसकी बात तुम कर रहे हो ना वो कोई कुत्ता है ना भेड़िया, वो एक छलावा है। यहाँ के बहुत लोगों का उससे सामना हुआ है, लेकिन उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम बस उसकी तरफ मत देखना, और वो बुलाए तो मुड़ना मत। अगर वो ज़्यादा पास आ जाए तो उसे आँख दिखाना, इससे वो पीछे हट जाएगा। उन अंकल की बात सुन के हम तीनों बहुत डर गए थे। उन्होंने हमें एक माचिस की डिब्बी भी दे दी। हमने उन्हें शुक्रिया कहा और वहाँ से चले गए। जैसे ही हम आधा रास्ता पार कर चुके थे, हमने देखा कि वही कुत्ता अब भी हमारे पीछे पड़ा हुआ था। इस बार मैंने उसे ध्यान से देखा। वो एक कुत्ते से बहुत बड़ा था और उसकी आंखें लाल थी। बाद में हमें अपने पीछे से किसी की बुलाने की आवाज़ भी आई, लेकिन हम मुड़े नहीं और भागते हुए अपने घर पहुंच गए। हमारे साथ जो भी हुआ हमने वो सबको बताया, लेकिन सबको हमारी बातें झूठी लगी। सिर्फ हमारे नाना नानी को हम पे विश्वास था। उन्होंने बताया कि इस इलाके में छलावे का दिखना बहुत आम बात है। उन्होंने ये भी बताया कि वो ज़्यादातर रात के समय ही दिखता है। अगली सुबह हमें कीचड़ में बड़े बड़े पंजों के निशान मिले। सबसे अजीब बात तो ये थी कि आगे चल के वो 4 पैरों वाले पंजों के निशान इंसान जैसे 2 पैरों के निशान में बदल गए थे। इस घटना के बाद भी हम वहाँ हर साल आते रहे, लेकिन वैसा कुछ हमें फिर कभी नहीं दिखा। ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे साथ जब घटी थी, जब मैं 10 साल का था। मेरा बचपन हिमाचल के एक गांव में बीता। हमारा मकान खेतों के बीच था। उस समय हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब मेरे दादाजी और मेरे चाचा उसी मकान में रहते थे। मेरा बड़ा भाई विशेष और चाचा का लड़का नितिश हमेशा मेरे साथ ही रहते। हम साथ में खेतों में खेलते, साथ में खाना खाते और अंत में साथ में ही सो जाते। अब सोचता हूँ तो वो समय बिल्कुल सपनों जैसा लगता है। हाँ, वो भी क्या दिन थे। खैर, हम तीनों भाइयों के दिन का सबसे मनपसंद हिस्सा था दादाजी से कहानियां सुनना। वो हर रात हमें एक कहानी सुनाते। एक रात हमने उन्हें कोई डरावनी कहानी सुनाने के लिए कहा। दादाजी बोले, चलो आज मैं तुम्हें गांव के उस सुनसान घर की कहानी सुनाता हूँ जिसके आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहता। कहा जाता है कि वहां बहुत साल पहले एक पति पत्नी और उनका एक बेटा रहते थे। वो लड़का बहुत शैतान था। कहा जाता है कि एक बार उसने एक बिल्ली के बच्चे का गला काट के उसे मार डाला था। एक दिन उसने अपने घर से पैसे चुरा लिए, लेकिन वो पकड़ा गया। उसके माँ बाप ने गुस्से में आके उसे एक संदूक में बंद करके ताला लगा दिया। उस लड़के के माँ बाप को दोपहर को पास के ही गांव में जाना था। वो अपने लड़के को संदूक में छोड़ के घर पे ताला लगा के चले गए। कहा जाता है कि रास्ते में ही कुछ गुंडों ने उन दोनों को जान से मार दिया और उनके सारे पैसे लूट लिए। उन गुंडों ने उन पति पत्नी को एक नदी में फेंक दिया। वहीं पीछे से वो लड़का कई दिनों तक उस संदूक में पड़ा रहा।
और अंत में उसकी भी मौत हो गई। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो वो ताला तोड़ के घर में घुसे और उस संदूक को खोला। उन्होंने देखा कि उस लड़के की लाश सड़ चुकी थी। कहा जाता है कि इस घटना के सालों बाद भी जो भी उस घर में रहने आता है वो वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। कहते हैं कि उस बच्चे की आत्मा किसी को भी वहां चैन से नहीं जीने देती। अब वो एक शैतानी आत्मा बन चुकी है, इसलिए लगभग 200 सालों से वो मकान खाली पड़ा है। दादाजी की ये कहानी सुन के हम सब बच्चों के होश उड़ गए थे। हम जिस मकान को सालों से देखते आ रहे थे उसकी कहानी हमें आज पता चली। हम तीनों उस रात लेटे लेटे उसी मकान के बारे में सोच रहे थे। हमने अगले दिन वहां जाने का प्लान बनाया और अगली शाम हम वहां पहुंच गए। वो मकान टूटा फूटा पड़ा था और उसमें कोई दरवाजा भी नहीं था। हम लोग अंदर गए और यकीन मानिए वहां सच में कुछ तो अजीब था। ऐसा लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमें वहां आए 20 मिनट हो चुके थे और अब रात भी होने लगी थी, इसलिए हम वापस लौट गए। घर जाके हमने खाना खाया और छत पे चले गए। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था और सुहावनी हवा चल रही थी। हम तीनों छत पे खड़े बातें कर रहे थे कि तभी हमने कुछ अजीब देखा। हमने देखा कि कोई बहुत तेजी से खेतों के बीच से भागता हुआ हमारे घर की तरफ आ रहा था। वो बिल्कुल एक जानवर की तरह भाग रहा था। हम तीनों बहुत सहम गए थे। वो चीज अचानक हमारे मकान के नीचे आके खड़ी हो गई। वो एक बच्चे जैसा लग रहा था और अब वो हमें ही देख रहा था। हम तीनों खौफ की वजह से हिल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लगता मानो वो हमें देख के हंस रहा हो। उसके बाद वो हमारे मकान में घुस गया। हमने नीचे जाके देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से हमारे घर में सब लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन सब बेकार साबित हुआ। कुछ दिनों के बाद हम सब की हालत और ज्यादा खराब हो गई। इस वजह से हमने दादाजी को सब बता दिया कि हम कहाँ गए थे और छत से हमने क्या देखा। ये सब बता के हमें बहुत डांट पड़ी। अगले दिन दादाजी ने एक पंडित जी को घर पे बुलाया और उन्हें सब बता दिया। पंडित जी ने एक हवन किया और घर की शुद्धि भी की। उसके बाद वो उस भूतिया मकान पे भी गए और उस मकान के पास एक भगवान की मूर्ति स्थापित की। उस दिन से हमारे घर में सब ठीक हो गया। लेकिन आज भी मैं ये घटना याद करके बहुत सहम जाता हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं अपने भाई के साथ दिल्ली से ऋषिकेश घूमने गया था। ये पहली बार था कि हम दोनों उत्तराखंड जा रहे थे। हम दोनों ही इस ट्रिप को लेके बहुत एक्साइटेड थे। हमारी बस रात के 10 बजे की थी। हमें दिल्ली के बाईपास से बस लेनी थी। हम 9:30 बजे ही वहां पहुंच गए थे। वहां हमारे साथ ऋषिकेश जाने वाले बाकी लोग भी पहुंच गए थे। उनमें से भी ज्यादातर लोगों की ये पहली ऋषिकेश की यात्रा थी। हम लोगों को बस का वेट करते करते 1 घंटा हो चुका था, लेकिन उस बस का कोई अता पता नहीं था और उस बस का ड्राइवर, जिसका नाम बबलू था, फोन भी नहीं उठा रहा था। आखिरकार रात के 11 बजे हमारी बस आ ही गई। वो एक मिनी बस थी। ड्राइवर ने बताया कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इस वजह से वो 1 घंटा लेट हो गया था। हम सब जल्दी से बस में बैठे और ड्राइवर ने बस स्टार्ट करी। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट करा तभी ना जाने कहां से एक काली बड़ी सी बिल्ली बस के सामने से गुजर गई। कुछ लोगों ने बस को थोड़ी देर रोक के चलाने की सलाह दी, लेकिन हम पहले ही 1 घंटा लेट थे। इस वजह से ड्राइवर ने बिना किसी देरी के बस आगे बढ़ा दी। इसके बाद सब बस में उसी काली बिल्ली की बात करने लगे जिसने बस का रास्ता काटा था। कुछ लोग अपने साथ बीती घटनाएं भी बताने लगे। जैसे एक ने बताया कि एक दिन एक बिल्ली ने उसका रास्ता काटा था और उसी दिन एक रोड एक्सीडेंट में उसका हाथ टूट गया। एक आदमी ने तो यहाँ तक बताया कि एक दिन एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा और उसी दिन से उसके बाल झड़ने लगे और 1 महीने के अंदर ही वो पूरा टकला हो गया, जिसकी वजह से उसका रिश्ता होते होते टूट गया। इन सब की कहानियाँ सुन के मैं और मेरा भाई बहुत हंस रहे थे। हमें बस में बैठे हुए 1 घंटा हो चुका था। बस में सब आदमी ही थे और सब चलती बस में विस्की पी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ
हम दोनों बियर और कोल्ड ड्रिंक से काम चला रहे थे। हम वेस्टर्न यूपी से होते हुए जा रहे थे। लगभग 3-4 घंटों के बाद ड्राइवर ने हाईवे के एक फैमिली रेस्टोरेंट पे बस रोक दी। वहाँ हम सब फ्रेश हुए और थोड़ा बहुत खाना भी खाया। वहाँ हमारे ड्राइवर को एक बूढ़ा ड्राइवर मिला। उसने हमारे ड्राइवर से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। हमारे ड्राइवर ने उसे सब कुछ बताया। उस ड्राइवर ने कहा कि आजकल उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से पहाड़ से कुछ पत्थर और रेत खिसक के रोड पे आ जाते हैं। उसने हमारे ड्राइवर को सावधानी से बस चलाने की सलाह दी। उसने एक ऐसी बात भी बताई जो हमें बहुत ज़्यादा अजीब लगी। उसने कहा कि ऋषिकेश का सारा रास्ता जंगलों का है। अगर रास्ते में कुछ अजीब दिखे या कोई बस रोकने को कहे तो रुकना मत। हमारा ड्राइवर बोला, अजीब से आपका क्या मतलब है? वो बूढ़ा बोला, बेटा लगता है तुम इस काम में नए हो। कोई बात नहीं, समय के साथ तुम भी सब सीख जाओगे। इतना कहते ही वो बूढ़ा ड्राइवर वहां से चला गया। उसने थोड़ी पी भी रखी थी, इसलिए किसी ने उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम भी वापस अपने बस में बैठ गए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। कुछ घंटों के बाद हम उत्तराखंड पहुंच गए। उस समय लगभग 3 बज रहे थे। हम थोड़ी देर बाद ही हरिद्वार भी पहुंच गए। बस में सब सो चुके थे। थोड़ी देर बाद मेरी भी आंख लग गई। बीच में मेरी आंख खुली। मेरा भाई अभी भी सोया हुआ था। मैंने देखा कि हम पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके थे। वहाँ सड़कें ऊबड़ खाबड़ थी और सब जगह घने पेड़ थे। वो ठंड का समय था, इसलिए अंधेरा और भी ज़्यादा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे ही कोहरा और धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी हमने देखा कि आगे कोई बस रोकने के लिए हाथ दे रहा था। कुछ लोगों ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। उन्हें लगा वो आदमी किसी तरह की मुसीबत में होगा, लेकिन ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। ड्राइवर ने कहा, मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहने से पहले ध्यान से उस आदमी को देखो। जैसे जैसे गाड़ी धुंध को चीरते हुए उस आदमी के पास से गुजरी तो हमने उस आदमी को ध्यान से देखा। वो लग तो एक इंसान रहा था, लेकिन वो साफ नहीं दिख रहा था। वो एक काली धुंधली परछाई जैसा था। बस आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ देर के बाद हमें वो आदमी ठीक वैसे ही सड़क के किनारे खड़ा मिला जैसे कि पहले मिला था। ज़्यादातर लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बार बार सड़क के किनारे खड़ा दिखता। कुछ देर के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हम ऋषिकेश के एक लग्जरी टेंट रिजॉर्ट में रुके थे। वहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे। वहाँ लगभग 20-25 टेंट थे, लेकिन उस समय वहाँ ज़्यादातर टेंट खाली पड़े हुए थे। हर टेंट में 2 लोगों की सोने की जगह थी। मैं और मेरा भाई एक ही टेंट में रुके थे। हम सब नहा के तैयार हो गए। उसके बाद हमारा सारा दिन घूमने फिरने में निकल गया। शाम को घूमने के बाद हम वापस टेंट में आ गए। उसके बाद हमने खाना खाया और फिर सब सोने चले गए। रात के समय उन पहाड़ों के बीच बड़ी अजीब सी खामोशी थी। मैं और मेरा भाई लेटे लेटे बातें कर रहे थे और कुछ देर के बाद हम भी सो गए। मेरा भाई तो सो चुका था, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा शांति में सोने की आदत नहीं थी, इसलिए मैं बस लेटा हुआ था। लेटा लेटा मैं यही सोच रहा था कि दिल्ली और उत्तराखंड में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तभी अचानक मुझे बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने अपने भाई को उठाया और हम दोनों बाहर देखने गए कि आखिर हुआ क्या है। हमने देखा कि बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे। हमने पूछा तो पता चला कि एक फैमिली की बेटी गुम हो गई थी। उस फैमिली ने बताया कि जब वो सोने गए थे तब तक वो टेंट में ही खेल रही थी, लेकिन जब बीच में उनकी आंख खुली तो उनकी बेटी गायब हो चुकी थी। उन दोनों पति पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। उस वक्त वहाँ बस 10-15 लोग ही थे, जिसमें रिजॉर्ट के स्टाफ के लोग भी थे। वहाँ ज़्यादातर लोगों ने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि अब उनका सुबह से पहले जाग पाना मुश्किल ही था। हम लोगों ने फैसला किया कि हम छोटे ग्रुप बनाएंगे और कुछ लोग रिजॉर्ट के बाहर उस लड़की की तलाश करेंगे और कुछ लोग रिजॉर्ट के अंदर। मेरे ग्रुप में मेरा भाई और एक स्टाफ मेंबर था जो कि उसी इलाके का रहने वाला था। वो भी लगभग हमारी एज का ही था, यानी 20-22 साल। अब हम तीनों रिजॉर्ट के एरिया से बाहर आ गए थे और यकीन मानिए
वहाँ ऐसा अंधेरा था कि एक एक कदम बढ़ाने में भी डर लगता। जैसे ही हम रिजॉर्ट के एरिया से बाहर निकले थे, हमारे फ़ोन का नेटवर्क गायब हो चुका था। हम एक कच्ची सड़क पे आगे बढ़ते जा रहे थे। हम चलते जा रहे थे, लेकिन उस बच्ची का कोई नामो निशान नहीं था। हम बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। हमने उस स्टाफ के लड़के को अपने साथ हुआ किस्सा बताया कि कैसे हमें बस से आते हुए एक काला साया दिखा। उस लड़के ने बताया कि इस इलाके में छलावों का दिखना बहुत आम बात है। उसने भी हमें छलावे की कुछ कहानियां सुनाई। हमें चलते चलते आधा घंटा हो चुका था। उस लड़के ने कहा, चलो अब सड़क की साइड से उतर के थोड़ी जंगली इलाके में तलाश करते हैं। हमने जंगल की तरफ जाना शुरू किया। वहां तो पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। वहां कीड़े मकोड़ों की आवाज बहुत तेज थी। वो जंगल ढलान पे था, इस वजह से वहां चलना बहुत मुश्किल और खतरनाक था। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। हम उस आवाज का पीछा करने लगे। तभी हमें एक पेड़ के पास कोई खड़ा दिखा। पास जाके देखा तो वो एक छोटी बच्ची थी। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हमने उस छोटी लड़की से कहा कि डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेके जाएंगे। हम उसे अपने साथ लेके वापस जाने लगे। वापस जाते समय आसपास से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे किसी लाश में से आती है। आते वक्त हमें ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही थी। हमने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ बोले नीचे देखते हुए चली जा रही थी। हमें लगा कि वो बहुत सहम गई होगी, इसलिए वो हमसे बात नहीं करना चाहती। वहाँ इतनी ज्यादा खामोशी थी कि एक एक कदम की आवाज बहुत तेज आती। हम जिस सुनसान कच्ची सड़क से आए थे, हम उसी सड़क से वापस जा रहे थे। तभी हमने देखा कि सड़क के किनारे से रोशनी आ रही थी। पास जाके देखा तो पता चला वहां आग जल रही थी। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि जब हम उस रास्ते से आए थे तो वहां कोई आग नहीं थी। तो ये आग किसने जलाई, वो भी रात के 3 बजे? उसी आग के आसपास कुछ पूजा का सामान भी पड़ा हुआ था। वो लड़का जो हमारे साथ था बोला, कोई उस आग के पास मत जाना, ये या तो किसी तरह का काला जादू है या कोई तांत्रिक पूजा। हम उसकी बात मानते हुए बिना वहां देखे आगे बढ़ गए। तभी हमने देखा कि वो बच्ची हमारे साथ नहीं थी। हम पीछे मुड़े तो देखा कि वो लड़की उस आग के पास खड़ी हुई थी। वो उस आग को ऐसे देख रही थी जैसे उसे उस आग में कुछ दिख रहा हो। मैं भाग के उस लड़की के पास गया और उसे खींच के ले आया। वो लड़की मुझे गुस्से से घूरने लगी। सच बताऊं तो कुछ देर के लिए मैं भी डर गया था। फिर हम दोबारा आगे बढ़ने लगे। चलते चलते भी वो छोटी सी बच्ची मुझे ऐसे देख रही थी जैसे अभी मुझ पे हमला कर देगी। वो हमसे थोड़ा पीछे होके चल रही थी। लगभग 20 मिनट के बाद हम रिजॉर्ट के मेन गेट पे पहुंच गए। वहां आते ही मेरे फोन के नेटवर्क भी आ गए। तभी मेरे फोन पे मिस कॉल का नोटिफिकेशन मैसेज आया। मुझे रिजॉर्ट के स्टाफ मेंबर का मैसेज भी आया हुआ था। मैंने वो मैसेज खोला। उसमें लिखा था, मैंने आपको कॉल मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद नेटवर्क की दिक्कत की वजह से कॉल नहीं लगी। बात यह है कि आपके जाने के 20-25 मिनट के बाद हमें वो लड़की रिजॉर्ट के पूल के पास मिल गई। आप भी जल्दी वापस आ जाइए। सच बताऊं तो वो मैसेज पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा तो देखा वो लड़की गायब हो चुकी थी। मेरा भाई और वो लड़का उसे आसपास ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया और वो मैसेज पढ़वाया। वो पढ़ के उनके भी होश उड़ गए थे। हम तीनों जल्दी से रिजॉर्ट में गए, लेकिन वहां हमें कोई भी नहीं मिला। हम इतना लेट हो चुके थे कि शायद सब सोने चले गए होंगे। हमने भी उस लड़के को अलविदा किया और सोने चले गए। हम दोनों इतना सहमे हुए थे कि अब सोना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे हमें नींद आई। सोते हुए भी हमें डरावने सपने आ रहे थे। अगली सुबह हमने नाश्ते के समय उस फैमिली को देखा जिनकी बेटी कल गुम हो गई थी। उनकी बेटी लगभग वैसे ही लग रही थी जैसी लड़की हमें मिली थी। हम तीनों के साथ जो हुआ, हमने वो वहां किसी को नहीं बताया। हमें लगा कि कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा और सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। नाश्ते के बाद हम वापस अपनी बस में बैठ के वहां से चले गए। कोई माने या ना माने,
लेकिन हम जानते हैं कि हमने जो देखा वो इस दुनिया का होके भी इस दुनिया का नहीं था। ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ लगभग 20 साल पहले की है। मैं मेघालय का रहने वाला हूँ। मैं चेरापूंजी में एक टूरिस्ट गाइड का काम करता हूँ। हमारा मेघालय इतना खूबसूरत है कि इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पे टूरिस्ट एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी आते हैं। उस समय मैंने एक गाइड का काम नया नया ही सीखा था। मुझे इस काम में 7-8 महीने हो चुके थे। उसी समय मुझे कुछ अंग्रेज टूरिस्ट मिले, लेकिन जो काम वो मुझसे करवाना चाहते थे वो एक आम टूरिस्ट गाइड का काम नहीं था। वो 3 लोग थे, जिनमें से डैन और शॉन यूएसए के थे और जॉर्ज इंग्लैंड का था। उन सब ने काली टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पे बियॉन्ड पैरानॉर्मल सोसाइटी का नाम छपा हुआ था। उनकी एक गाड़ी तो अजीब अजीब इक्विपमेंट्स और मशीनों से भरी पड़ी थी। उन लोगों ने मुझसे कहा कि वो लोग आत्माओं पर रिसर्च करते हैं और यहाँ भी वो इसी काम की वजह से आए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग रात के समय नो कालिकाई जाना चाहते हैं। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि नो कालिकाई भारत का सबसे लंबा झरना है। वहाँ बहुत टूरिस्ट आते जाते हैं, लेकिन जो बात इस झरने को खास बनाती है वो है इस जगह के पीछे की खौफनाक कहानी। असल में नो कालिकाई एक खासी जनजाति का शब्द है जिसका मतलब है कालिकाई की छलांग। इस झरने के पीछे की खौफनाक कहानी कुछ ऐसी है। कहा जाता है कि इस झरने के पास एक गांव में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम लिकाई था। लिकाई की शादी बहुत जल्दी हो गई थी और उसकी एक नवजात बेटी भी थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसके पति की मौत हो गई। मजबूरी में उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। उसका दूसरा पति थोड़ा संकी था। वो इस बात से बहुत जलता था कि उसकी पत्नी अपना सारा वक्त अपनी नवजात बच्ची को देती। उसके नए पति को लगता था कि जो प्यार उसे अपनी पत्नी से मिलना चाहिए वो उसे उस पहले पति से हुई बच्ची के कारण नहीं मिल पाता। इस वजह से वो गुस्से और नफरत से भर चुका था। एक दिन लिकाई काम पे से वापस आई। उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा कि उसका पति उसकी बेटी को घुमाने के लिए लेके गया होगा। उसने देखा कि उसका पति उसके लिए खाना बना के गया हुआ था। ये देख लिकाई बहुत खुश हुई। उसने खाने में मीट बनाया था। लिकाई ने पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद उसकी सुपारी खाने की आदत थी। वो सुपारी लेने के लिए किचन में गई। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे किचन के पास एक छोटी सी कटी हुई उंगली पड़ी मिली। वो देख के वो तो सदमे में चली गई। उसे सब समझ आ चुका था। उसके हैवान पति ने उसकी बेटी की हत्या करने के बाद उसी को पकाया था, यानी जो मीट लिकाई ने खाया था वो उसी की बेटी का था। लिकाई गुस्से और दुख से पागल होके हाथ में एक कुल्हाड़ी घुमाते हुए भागने लगी। वो बिना कुछ सोचे भागे जा रही थी और अंत में वो एक झरने में कूद गई। उसी झरने को आज नो कालिकाई झरना कहते हैं। वो सब लोग यानी डैन, शॉन और जॉर्ज उन्हीं जंगलों में जाना चाहते थे जहां से उसने आत्महत्या की। वो वहां रात के समय जाना चाहते थे। मैंने उनसे कहा, ऐसे रात के समय जंगलों में जाना ठीक नहीं। आसपास के गांव वाले इसकी इजाजत भी नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे ज्यादा पैसे देने का वादा किया। मुझे भी उस वक्त पैसों की बहुत तंगी थी। मैंने उन्हें हाँ कह दिया। मैं उन सबको लेकर शाम के 7 बजे नो कालिकाई के लिए निकल गया। हम सबको वहां पहुंचने में 3-4 घंटे लगे। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। जंगली इलाका होने के कारण वहां अंधेरा और भी गहरा था। वो लोग अपने साथ बहुत सारे कैमरे लेके आए थे और साथ में अजीब अजीब उपकरण भी लाए थे। उन्होंने वहां के पेड़ों पे भी कैमरे लगा दिए थे। उन्होंने अपने सब इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस भी सेटअप कर लिए थे। फिर उन लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जमीन पे एक घेरा बनाया और उस पे फूल चढ़ाए। फिर उन्होंने जंगलों की आत्माओं से प्रार्थना की और उनसे इजाजत मांगी।
उन्होंने एक शराब की बोतल भी निकाली और वहीं जमीन पर चढ़ा दी। मैंने उनसे पूछा, ये सब क्या है? तुम लोग इतने आधुनिक उपकरण लेके आए हो, लेकिन काम बिल्कुल गांव के लोगों की तरह करते हो। शॉन बोला, अगर हम आत्माओं को नहीं मानते तो यहाँ क्यों आते? हमारा तरीका भले ही साइंटिफिक हो, लेकिन मन से हम भी उन आदिवासियों और गांव के लोगों की तरह हैं जो आत्माओं की दुनिया को समझते हैं। उन्होंने अपनी पूजा खत्म की और अपना सामान लेके घूमने लगे। उनके पास एक ऐसी मशीन भी थी जिसमें से किसी अदृश्य शक्ति के पास होने पे आवाज आती। वो एक छोटी सी मशीन थी। गांव की साइड हमें उस मशीन से कोई खास सिग्नल नहीं मिला, तो हम जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगलों में घुसते ही वो रिमोट जैसी मशीन थोड़ी आवाज करने लगी। जैसे जैसे हम घने जंगलों में बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमें पहले से मजबूत सिग्नल मिलते। जिस दिशा में उन्हें सिग्नल मिलते, वो वहां एक अजीब से कैमरे से रिकॉर्डिंग करते। ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा था। वो कैमरा डैन के हाथ में था। तभी अचानक जॉर्ज की वो रिमोट जैसी मशीन बड़ी तेजी से बजने लगी। वो इतना तेज बज रहा था कि मानो अभी फट पड़ेगा। तभी डैन बोला, जॉर्ज, कैमरे में तुम्हारे पीछे एक अजीब सा काला साया दिख रहा है। मैं और शॉन दौड़ के डैन के पास आए। हमने देखा कि सच में जॉर्ज के पीछे एक इंसान जैसी परछाई दिख रही थी। उस परछाई को देख के ऐसा लगता जैसे वो जॉर्ज को जांच रही हो। तभी अचानक वो कैमरे से गायब हो गई। तभी जॉर्ज कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। वो वहीं के एक पेड़ पे चढ़ के उल्टा लटक गया। वो पागलों की तरह हंसने लगा। हम सब ये देख के बहुत डर गए थे। वो उल्टा लटका हुआ अपने नाखूनों से अपना चेहरा नोचने लगा। उसके चेहरे पे थोड़ा खून भी आने लगा था। उसके बाद उसने कुछ ऐसा कहा जो मैं आज तक भी नहीं भुला पाया। वो मुझसे बोला, तुझे इन बच्चों को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तुमने हमें शराब चढ़ाई, अब हम तुम पे इस लड़के का खून चढ़ाएंगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने ये सब खासी भाषा में कहा, जो कि मेघालय की भाषा थी। जॉर्ज को तो इस भाषा का एक शब्द तक नहीं आता था, लेकिन अब वो इतनी साफ खासी भाषा बोल रहा था जैसे कि वही उसकी भाषा हो। जॉर्ज हंसते हुए अपना चेहरा नोचे जा रहा था। उसका पूरा चेहरा खूनम खान हो चुका था। सच में वो एक बड़ा भयानक दृश्य था। तभी शॉन ने अपने बैग से एक बोतल निकाली और उस बोतल का पानी जॉर्ज पे छिड़कने लगा। जॉर्ज चीखा और पेड़ से गिर गया। शॉन ने बताया कि उस बोतल में होली वाटर था। हमने जॉर्ज को उठाया और वहां से निकल गए। अगले दिन उन लोगों ने अपना वादा निभाते हुए मुझे अच्छी खासी पेमेंट दी। जॉर्ज को थोड़ा बुखार था, लेकिन वैसे वो ठीक था। उसके साथ जो भी हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं ये सब किसी को भी ना बताऊं। वो लोग एक भयानक याद लेके वहां से चले गए।